नमस्कार साथियों, आप सभी प्यारे शिक्षक और शिक्षिकाओं का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। तो हम अब डेली आपको सीटेट की क्लास प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपकी जो है सीटेट का एग्ज़ाम अभी आपको 21 जनवरी को हुआ है, जो कि आपको ये भी देखने को मिला है जो कि पेपर आपका लीक हो गया था। तो इसी को देखते हुए हम आपका जो है आपका जो अगला सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जून या मई या जून में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास लेके आए हैं। तो आपको रोज़ाना आपको टॉप 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बाल विकास और पर्यावरण से। तो चलिए इसी के साथ आज की जो है क्लास वह शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और ये जो पेपर में आपके आने वाले सभी के सभी प्रश्न हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मानव वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो किसने किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोलरबर्ग ने, जीन पियाजे ने या लियो बोस्की ने। तो निम्नलिखित में से किस मानव वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन है वह गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो किसने किया है? तो ये किया है आपके जीन पियाजे ने। किसने? तो जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता के क्रम में सक्षम नहीं हैं, या प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और आपके प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं, या केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। तो क्या है जीन पियाजे के अनुसार? तो आपके क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में आपके असमर्थ होते हैं। या तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बाल अवस्था की जो है अवधि के विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, या बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बाल अवस्था की अवधि में जो विकास होता है वह कैसे होता है? तो आपका कैसे होता है? धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। तो बाल अवस्था की जो अवधि में जो विकास होता है वह धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, जो बोयस्की थे उनके अनुसार क्या है? तो बच्चों को संज्ञात्मक विकास चरणों में होता है, या स्कीमा के परिपक्वलन में बच्चे में संज्ञात्मक विकास का अग्रसर होता है, या बच्चों के संज्ञात्मक विकास की भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा क्या है तो सीखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इस चौथे नंबर का? तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के जो संज्ञात्मक विकास की भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या? तो बायोस्की जो के अनुसार जो है जो बच्चे का संज्ञात्मक विकास है वह भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, या बी है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान स्रोत के लिए उपयोग करता है, या अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार आधार पर वर्गीकृत करता है। तो क्या है? तो बाल केंद्रित कक्षा क्या है? तो आपका तो क्या है? तो अध्यापक क्या होता है? तो अध्यापक जो है आपका लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जो है वह पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और भाषा में अर्थ की छोटी इकाई है। तो क्या संकेत प्रयोगात्मक विज्ञान, या वाक्य, या रूपीम, या स्वनिम?
तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपका स्वनिम है। और बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो कम से कम, पूर्ण, उच्च या मध्यम। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः बच्चे जो होते हैं वो आपके उच्च शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सफल समायोजन को निम्नलिखित आवश्यकताओं से होते हैं, सिवाय अभिभावकों की भागीदारी या क्षमता संवर्धन या संवेदनशील बनाना या पृथक्करण। तो सफल समायोजन के लिए जो आपका है निम्नलिखित आपकी आवश्यकता होती है, सिवाय आपके पृथक्करण से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक आपका उपयुक्त होगा? यानी जो बच्चे आपको नहीं आ रहे हैं विद्यालय में, अगर उन्हें नियमित रूप से विद्यालय में लाना है तो आपका कौन सा आपका जो है उपाय सर्वोत्तम होगा? तो कौन सा उपाय आपका सर्वोत्तम होगा? तो बच्चों द्वारा क्या है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो ये ऑप्शन आपका कुछ नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 प्रतिदिन क्या है, तो लिए प्रतिदिन 5 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। तो आवासीय विद्यालय खोला जाए क्या? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को स्कूल में प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से तो आवासीय आपका विद्यालय खोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और विद्यालय में लिंग भेद भाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, तो क्या हो सकता है आपका? तो विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। या ऑप्शन नंबर बी है कि संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को अपेक्षा अधिक लड़कों को चयन करना, या शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अधिक संज्ञान करना, या पुरुष एवं महिलाओं और शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और एक बच्चा जो क्या है, तो एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है, यह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो किस चीज़ से वह पीड़ित है? तो डिस्क्लास्मिया से और डिस्मोरीफिया से या डिस्क्लेसिया से या आपका शब्द जम्बलिंग विकार से। तो किससे हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका डिस्क्लासिया से। क्या? तो डिस्क्लासिया से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय जो है वह अपने शिक्षकों में कौन सी योग्यताओं में सर्वाधिक आपको बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति में, स्मृति में, अनुशासित स्वभाव में, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि में। तो किसमें? तो प्रतिस्पर्धात्मक आपके अभिवृद्धि में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किशोर का डैश का अनुभव करते हैं, यानी किशोर जो है डैश डैश का अनुभव करते हैं। तो किसकी? तो आत्मसिद्धि के भाव की, या जीवन के बारे में प्रतितृप्ति के भाव की, या सुशीलता और स्वयं से सरोकार, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो कौन सा हो जाएगा अब हमारा? तो आपका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो क्या है? तो किशोर जो है आपके दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश डैश होता है। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उनको क्या होता है? तो आपको क्या होता है? तो डिस्माफिया। क्या? तो डिस्माफिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें, यानी डैश वाली जगह पे हम क्या भरेंगे? डिस्माफिया। और लेबोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की
जो वरीयता देंगे, यानी कौन सी आपकी विधि होगी? तो सहयोगी प्रोजेक्ट होगा, या मानकीकरण परीक्षण है, या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न हैं, या आपके वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये आपका सहयोगी प्रोजेक्ट के द्वारा। किसे वरीयता देंगे आपका? तो बच्चों को आकलन के लिए आप किस विधि को आपको वरीयता देंगे? तो सहयोगी जो आपका प्रोजेक्ट है। और अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीका हो, या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या बच्चों से बातचीत कर उनको दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो क्या हो जाएगा? अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो बच्चों से क्या करें? तो बच्चों से बातचीत करें और उन्हें क्या? तो दृष्टिकोण को महत्व दे। क्या? तो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को आपको महत्व दे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो आपका एनसीपी है 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सत्तावादी और अधिनायकीय, या अनुमतिपरक, या सुविधादाता। तो राष्ट्रीय पठचर्या के अनुसार 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? तो आपकी शिक्षक को क्या कहा जाता है? तो सुविधादाता। और अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कला कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम जो है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, या एकमात्र निर्धारित होती है के साथ संबंधित नहीं मानी चाहिए, या कोई आपका प्रभाव नहीं छोड़ती। तो जो आपकी शिक्षिका है वह विद्यार्थियों के अधागम में क्या करती है? तो आपकी तो क्या करती है जो शिक्षिका अपेक्षा जो विद्यार्थियों की वो क्या करती है? तो पर आपके महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चे श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने चाहिए। यानी जो आपके सुनने में असमर्थ बच्चे हैं उनके कैसे व्यवस्था देनी चाहिए कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, या नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सके। तो क्या है? तो जो आपका सुनने में असमर्थ बच्चा है वो क्या करेगा? तो क्या है? तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन का उपाय कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी जो आपका क्या है? तो जो सुनने में आपका असमर्थ बच्चा है उसे नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? तो अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या हील और अभ्यास के द्वारा, या अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं का प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबोधित करके। तो एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? तो व्यक्तिगत आपके तो क्या है ये? तो आपका तो कैसे होगा? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के क्या है? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबोधित करके। तो क्या? तो आपको एक शिक्षिका जो है वह विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन में आपको संबोधित करके। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है उत्तर? तो एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबोधित करके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो निरंतरता, तुलनात्मक मूल्यांकन,
या शारीरिक दंड या व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक आपका कक्षा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो व्यक्तिगत आपका सापेक्ष अधिगम, व्यक्ति सापेक्ष आपका अधिगम। और भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जन्म के पूर्व का समय है, मध्य बचपन का है, या वयस्कावस्था है, या प्रारंभिक बचपन का समय है। तो भाषा सीखने का जो संवेदनशील समय है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। और कक्षा 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होगी? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण होगी, वृद्धि और विकास होगी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण होगा, या अनुशासन और पौष्टिकता होगी। तो क्या होगी? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गुण वाहक हो सकते हैं? तो परिवार और आसपास पड़ोस, या विद्यालय और पास पड़ोस, या विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार या रिश्तेदार। तो क्या हो जाएगा? तो आपके सामाजिकरण का गुण वाहक कौन हो सकते हैं? तो विद्यालय और आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लेब बायोस्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संतुलन है, सामाजिक अनुक्रिया है, या सामाजिक स्कीमाज का समायोजन है, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है। तो क्या है? तो आपका सामाजिक आपका क्या है? तो सामाजिक अन्योन क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका भी करेक्ट हो जाएगा। और जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए निम्नलिखित में से आपका क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का आकलन, या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिताओं का पुनर्बलन। तो क्या हो जाएगा? तो शिक्षार्थियों द्वारा क्या है? तो शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जीन पियाजे के अनुसार प्रारंभ जो आपका स्कीमा है निवारण हेतु वर्तमान में समायोजन के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो आपके जो स्कीमा है आपके निर्माण वर्तमान योजनाओं में, इसके कौन से दो प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है आपका? तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा? समायोजन और समावेश और समायोजन। क्या? तो आपका समावेश और समायोजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान इन छात्रों के सफल समायोजन हेतु एक अध्यापक को किस तरह शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो आपका जो निजी विद्यालय में जो आर्थिक रूप से आपके कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन्हें सीटों का आरक्षण का प्रावधान इन छात्रों को सफल बनाने हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, या समानता पर आधारित। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो साम्यता पर आधारित यानी इक्वलिटी, यानी सब में बराबर होना चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री की निष्क्रिय प्राप्त करता है, या बच्चों में अधिगम की विनियमितता करने की क्षमता नहीं होती, या फिर है बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, या बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार तो क्या है? तो बच्चे आपके ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह से जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के अनुरूप है?
तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण में समरूप है? तो आपका 7 से 11 साल की उम्र है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे टॉप आपके CDP से 30 क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे कल।